टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम चल रहे हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो को देखते समय आप मेरे आंसर देने से पहले इन प्रश्नों का आंसर देकर आप अपनी तैयारियों को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर जो है वह कहाँ तक पहुँच चुका है। और कभी भी यह मत सोचिए कि यह एग्ज़ाम हमसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। और कभी यह भी मत सोचिए कि जो इतना कम समय है तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इतना कम समय में तो एक चपरासी के एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं की जा सकती है, तो फिर यह एनटीपीसी की तैयारी कैसे हो जाए। या आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यह सोचिए कि जो यदि मैं तैयारी करूँगा या मैं करूँगी तो मैं यह एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। यह अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी में जो गति है वो उस ढंग से नहीं आएगी। यदि आपके मन में ही बैठ जाएगा कि जो हम तैयारी करेंगे फिर भी तो मेरा रिजल्ट नहीं ही होगा, तो आप गारंटी मानिए आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी होगी लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आपके मन में यह आ जाएगा कि मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगी और मैं अपने आप को उस एग्ज़ाम में अपना 100% देने की प्रयास करूँगी, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे आप। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव बातों से डरिए नहीं। यदि कोई नेगेटिव बोल रहा है आपको तो सुनिए, लेकिन आप उनसे बचने की प्रयास कीजिए और उनकी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जैसे भी हो बेस्ट हो। जितना भी समय बचा है, चाहे 40 दिन का समय बचा हो रेस्ट एग्ज़ाम का, चाहे 50 दिन का या 60 दिन का, उस 60 दिन में आप यह अपने आप को कर लीजिए कि वह 60 दिन हमें जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। नया एक प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है रोज़ दिन, और जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसका कम से कम 2 से 3 घंटा रोज़ दिन आप उसका रिवीजन कीजिए। और अधिक बुक पढ़ने से बचिए। जो भी आपके पास बुक है या आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स है या किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया नोट्स बुक है, उसको आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए और नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए। तो फिर आप देखिए, विश्वास कीजिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। कौन सी है? तो पोटेशियम जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता के आधार पर पोटेशियम सबसे अधिक है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद आयरन। आप इस तरह से याद रख, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? तो पोटेशियम। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग 118 प्रकार के तत्वों की पहचान की गई है। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक कुल 118 तत्वों की पहचान की गई है। आप यहाँ से याद कितना? तो 118। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरे की खनिजीय बनावट कैसी है? तो हीरे की खनिजीय बनावट जो है वह कार्बन, मतलब कि कार्बन का है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप या क्रिस्टलीय अपरूप है। यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। कहने का मतलब है कि हीरा जो है वह एक किसका अपरूप है? तो यह एक कार्बन का अपरूप है। जब पूछे रेत, तो रेत जो है यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन का है। संगमरमर जो है यह कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का है। और शक्कर जो है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है शक्कर। यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, मतलब क्या भूपर पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद होगा भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत? तो याद रखिएगा 46.8% जो है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? तो सिलिकॉन 27.72% पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। एल्यूमिनियम कितना प्रतिशत? तो एल्यूमिनियम तीसरा 8.13%। आयरन 5%। कैल्शियम 3.65% तथा कार्बन जो है यह याद रखिए कार्बन 0.6%। किसमें? तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन। दूसरा स्थान पर कौन सा है? सिलिकॉन। कितना? तो 27.72%। एल्यूमिनियम तो 8.13%। आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद, तो आपको याद होगा ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर लगा धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में किसी खोज सिलिकॉन की खोज जो है 1824 ईस्वी में जे बर्जिलियस द्वारा किया गया था। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में किया जाता है। सिलिकॉन चिप का जो प्रयोग है वह कंप्यूटरों के सेमीकंडक्टर में किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया जिसमें लवण के आयन और जल के आयन का या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो याद रखेंगे जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और बाद में एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज पास्चुराइजेशन की खोज किसने? तो लुई पास्चर। किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पास्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट पर तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पास्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और बाद में एक निश्चित ताप पर इसे ठंडा कर लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पास्चुरीकरण संबंधित है, तो पास्चुरीकरण दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है। पास्चुरीकरण या पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक 70 डिग्री सी से 85 डिग्री सी तक के तापक्रम पर मतलब सेल्सियस पर रखा जाता है। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। अतः इसे पास्चुरीकरण कहते हैं। आप यहाँ से या विकसित पास्चुरीकरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी में चीनी का घुलना एक उदाहरण है। तो पानी में चीनी का घुलना जो है यह भौतिक उदाहरण है। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्थीय अवस्था में आ जाता है। मतलब क्या? जो वो बदला हुआ फिर से वो उस अवस्था में वापस आ सकता है। तो इसे हम भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेट या सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों में को ऊर्ध्वपातज तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातज सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर इसी विधि के द्वारा कपूर, नेप्थिलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। कई एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या जेपीएससी हो, यह जो प्रश्न है ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया, और यह एनटीपीसी में भी, रेलवे ग्रुप डी में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो ऊर्ध्वपातन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी
की तकनीक का प्रयोग है, यह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग कर मतलब क्या रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आपसे जब भी कोई पूछे क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी जो है रासायनिक रंगों को मतलब क्या रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक प्रक्रिया है। आप यहाँ से यही बता सकते हैं कौन सा, तो रासायनिक क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये 2 आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया था, तो परमाणवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड किस द्वारा किया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणवीय नाभिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, एटम में न्यूट्रॉन की खोज तो रदरफोर्ड के द्वारा एटम में न्यूट्रॉन की खोज भी की गई थी, और परमाणु नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1925 में चैडविक ने किया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम बी तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड की थी, रदरफोर्ड द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है वह किसके बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक का, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये 2 आवेशिक युक्त हीलियम आयन होते हैं, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप यहाँ से यह याद रखेंगे, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक का अल्फा कण के 2 धन आवेश वाला। नेक्स्ट, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। प्रश्न क्या है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का 2 और न्यूट्रॉन का 2, 2 प्लस 4। मतलब क्या कि किस तत्व के परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, मतलब क्या, परमाणु नाभिक जो है उसका अवयव कौन सा है। एक तरह से कह सकते हैं उसका जो मतलब रूप जो है वह कौन सा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक अवयव कौन कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसे पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है यह, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशी तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित रेखा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है। मतलब क्या, प्रोटॉनों की संख्या जो है वह समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या है वह भिन्न भिन्न है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे आइसोटोप्स कहते हैं।
मतलब क्या, इसे समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है आइसोटोप्स कहलाती है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो परमाणु जिन्हें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइसोटोप्स कहते हैं। आप यहाँ से या भी क्या कहते हैं उसे, तो उसे आइसोटोप्स मतलब क्या, समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वह गाइगर काउंटर से मापा था। किससे मापा जाता है, पहले तो यह देख लीजिए, गाइगर काउंटर से वह मापा जाता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक बेकुरल कौन है, तो बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। तो रेडियो एक्टिविटी जब पूछे किससे मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है, यह भी याद रखें। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल जो है फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। एंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान किया था। किसके दौरान, तो स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अन्यथा आप शेयर ना करें, ना लाइक करें, ना कमेंट्स करें। धन्यवाद।